नमस्कार, मेरा नाम रमेश जैन है और आज के हमारे डिस्कशन में है कि क्या टेक्सटाइल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज ग्रे फैब्रिक परचेज कर उसमें डिफरेंट प्रकार के जॉब प्रोसेसेस करवा कर फिनिश फैब्रिक सेल कर रहे हैं, तो उसको क्या एमएसएमई एक्ट में मैन्युफैक्चर माना जाएगा। किसी भी कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम थोड़े फैक्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, एमएसएमई एक्ट में ऐसी इंडस्ट्रीज, उद्योग या इकाइयों को क्लासिफाई किया गया है जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के फर्स्ट शेड्यूल में जो इंडस्ट्रीज या उद्योग समाविष्ट हुए हैं उनसे संबंधित गुड्स के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हो। अब अगर हम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल देखें तो उसके सीरियल नंबर 23 में टेक्सटाइल्स की बात की गई है। इसका मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज, उद्यम या इकाइयां जो टेक्सटाइल के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है उसको एमएसएमई एक्ट के तहत मैन्युफैक्चर माना जाएगा। देखिए, अब टेक्सटाइल का मीनिंग क्या है। टेक्सटाइल शब्द जो है लैटिन भाषा से आया हुआ है जिसका मतलब है बुना हुआ कपड़ा या वूवन फैब्रिक। अब अगर हम टेक्सटाइल के कोर प्रोसेसेस की बात करें जिसमें आप कॉटन से लेके टेक्सटाइल फाइबर्स तक, टेक्सटाइल फाइबर्स से स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू यार्न मैन्युफैक्चरिंग तक, फिर यार्न से वीविंग एंड नीटिंग प्रोसेसेस के थ्रू ग्रे फैब्रिक तक, ग्रे फैब्रिक से वेट प्रोसेसेस मतलब कि जैसे ये डाइंग है, ब्लीचिंग है, प्रिंटिंग है, उसके थ्रू फिनिश फैब्रिक तक, और फिनिश फैब्रिक से उसकी जो एंड प्रोसेसेस है जैसे कटिंग है, सुइंग है, स्टिचिंग है, उससे रेडीमेड गारमेंट तक। अब अगर इन सारी प्रोसेसेस का हम रिव्यू करें तो उसमें कॉटन से लेके ग्रे फैब्रिक तक ये जो प्रक्रिया और प्रोसेस है उसको टेक्सटाइल माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके काफी सारे केसों में टेक्सटाइल्स को डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी जब किसी भी प्रकार के सूती धागे को मतलब यार्न को, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, वुलन हो, नायलॉन हो, रेयन हो, जब एक तय प्रक्रिया के द्वारा उसको कपड़े में बुना जाता है तो जो चीज अस्तित्व में आती है उसको टेक्सटाइल कहते हैं। टेक्सटाइल फिर किसी भी साइज, स्ट्रेंथ या वेट का हो या उसका एंड यूज, चाहे वो वेयरिंग अपेरल में हो या रेडीमेड गारमेंट में हो, उससे उसकी परिभाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर आप ग्रे फैब्रिक परचेज कर रहे हैं तो आप किसी टेक्सटाइल का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, परंतु आप ग्रे फैब्रिक परचेज कर उस पर वैल्यू एडेड प्रोसेसेस रन करके फिनिश फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इस तरह के बिजनेस को हम मर्चेंट होलसेलिंग बिजनेस कह सकते हैं। इसके साथ दूसरे भी इंपॉर्टेंट पहलुओं में ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि एमएसएमई में आपका प्लांट एंड मशीनरी में निवेश को मुख्य मापदंड माना गया है जो इस तरह के बिजनेसेस में कम होता है। दूसरा, एमएसएमई की अधिकतर स्कीम्स ऐसी इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइज के लिए है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, उन सब में भारी पैमाने पर निवेश होता है। थर्ड, अगर आप देखें तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोसेसेस हैं इन पर पहले भी एक्साइज या वैट लागू नहीं होता था। चौथा, इनकम टैक्स रिटर्न में आपने नेचर ऑफ बिजनेस और बिजनेस क्लासिफिकेशन कोड क्या दर्शाया है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस एनालिसिस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप ग्रे फैब्रिक परचेज कर उस पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसेस जॉब वर्क के थ्रू करवा रहे हैं और फिनिश फैब्रिक तैयार कर सेल कर रहे हैं तो एमएसएमई एक्ट में उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जा सकता। ये मेरा खुद का आकलन और मंतव्य है, ये कोई लीगल ओपिनियन नहीं है, पर मैं आशा करता हूँ कि आज का डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। धन्यवाद।